हेलो हल्द्वानी 91.2 एफएम उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं दीपिका वर्मा उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग में कार्यरत हूँ। कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में कई ऐसी मूलभूत आवश्यकताओं से जुड़ी हुई चीजें होती हैं, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, और कई ऐसी भी चीजें होती है जो हमारे कौशल को, खूबियों को बढ़ाती हैं। तो साथियों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हम मूलभूत आवश्यकता वस्त्र और कौशल के विकास में महत्वपूर्ण हस्तशिल्प व हथकरघा पर चर्चा करेंगे। इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर ज्योति जोशी और डॉक्टर पूजा भट्ट, जो गृह विज्ञान विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। तो डॉक्टर ज्योति जोशी, आपका स्वागत है। धन्यवाद दीपिका जी। डॉक्टर पूजा भट्ट, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम। तो साथियों, हम शुरुआत करेंगे डॉक्टर ज्योति जोशी से, जो आज हमें बताएंगी हथकरघा और हस्तशिल्प के बारे में। तो ज्योति जी, सबसे पहला मेरा सवाल है कि लोगों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है इसको लेकर कि हथकरघा और हस्तशिल्प में क्या अंतर है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? जैसा कि हम जानते हैं कि हस्तशिल्प और हस्तकरघा दोनों चीज मतलब हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट हमारे इंडिया में पूरा बहुत ही पॉपुलर है, जो कि हमारे पुराने लोग पुरातन टाइम से करते हुए आ रहे हैं। जब हम बात करते हैं कि हैंडीक्राफ्ट, हस्तशिल्प, हस्तकला जिसे हम बोलते हैं, इसका मतलब है कोई भी आर्ट जो कि हमारे हाथों के द्वारा मैनुअली की जा रही है, उसे हम हस्तशिल्प कहते हैं। जिसमें कि हमारा ब्लॉक प्रिंटिंग भी आ सकता है, जिसमें हमारा स्क्रीन प्रिंटिंग भी आ सकता है, जिसमें हमारी एम्ब्रॉयडरी भी आ सकती है, जिसमें हमारे अलग तरह की जो तकनीकें हैं जिसमें कि हम प्रिंटिंग, पेंटिंग, इनके थ्रू हम काम करते हैं। जब हम बात करते हैं हथकरघा, हथकरघा का मतलब है कि हैंडलूम। जब हैंडलूम की बात करें, उसमें क्या जो वीविंग हो रही है वो हमारी मैनुअली हो रही है, जिसमें मशीन का हम कुछ भी प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो उसमें क्या करघा जो है, हमारा हथकरघा का मतलब है कि जिसमें कि हम वॉप और वेफ्ट यार्न्स को यूज करके हम कपड़ा बुनते हैं, उसे हम बोलते हैं हथकरघा। तो क्या है कि जो उसमें मशीन है वो हमारी लूम है, जिसको हम हथकरघा बोल रहे हैं, उसमें हमारा कपड़ा बन रहा है। और हस्तशिल्प की बात करते हैं, उसमें क्या है कि किसी भी मीडियम का यूज करके, जैसे सपोज किसी स्क्रीन का या ब्रश का हम प्रयोग करके कोई भी डिजाइन हम कपड़े में उतार रहे हैं, उसे हम हस्तशिल्प बोलते हैं। जी ज्योति जी, तो अब मुझे लगता है कि हमारे सभी श्रोताओं को स्पष्ट हो गया होगा कि हथकरघा और हस्तशिल्प में क्या फर्क होता है। ज्योति जी, मेरा दूसरा सवाल है कि उत्तराखंड में हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद जो है, उसका क्या योगदान है? जब हम बात करते हैं कि हथकरघा और हस्तशिल्प जो काउंसिल है वो क्या काम कर रही है, उसका बहुत बड़ा रोल है। जैसे उत्तराखंड में हम जानते हैं कि जैसे हमारे यहाँ भोटियाज हैं, जो ट्राइबल वो हैं, वो उसमें वीविंग में बहुत अच्छा काम करते हैं। और जैसे कि हम जानते हैं कि कुछ हमारे वहाँ के जैसे कॉपर वर्क है, जिसे हम तांबे का काम बोलते हैं, ये सारे काम हमारे यहाँ के बहुत ही प्रचलित है। रिंगल वर्क है, जो कि जिसमें कि बैम्बू स्टिक्स का यूज करके हम उसमें बास्केट बनाते हैं, टोकरियां बनाते हैं अलग अलग टाइप की। तो ये हमारा बहुत ही प्रसिद्ध काम है। और ये क्या है कि जो हमारा हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट जो काउंसिल है, डेवलपमेंट काउंसिल है, वो बहुत बड़ा काम कर रहा है। वो क्या करता है, सारे आर्टिजन्स को अलग अलग क्लस्टर में जो काम कर रहे हैं या कुछ जो लोग ओन काम कर रहे हैं, उनको असिस्टेंट देता है, चाहे वो फाइनेंशियल दे रहा है, चाहे मार्केटिंग में दे रहा है, या डिजाइन डेवलपमेंट में दे रहा है। जब हम बात करते हैं कि उत्तराखंड हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट काउंसिल, उसमें उनकी जैसे एक स्कीम है, जिस स्कीम की हम बात करते हैं, वो स्कीम क्या, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड प्रमोशन स्कीम ऑफ द हैंडीक्राफ्ट। उसमें क्या है, वो डिजाइन डेवलपमेंट के लिए भी देते हैं, मार्केटिंग के लिए भी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, या उनको फाइनेंशियली, जिसमें कि क्लस्टर्स को कुछ कुछ फाइनेंस, जिसको हम आर्टिजन टूल बोलते हैं, वो कुछ फाइनेंशियल उसमें हेल्प करते हैं उनको। और क्या, जैसे सपोज कि डिजाइन डेवलपमेंट में हेल्प कर रहे हैं, तो उसमें वो क्या करते हैं कि अलग अलग वर्कशॉप क्रिएट करते हैं। उनके लिए पर्टिकुलर बजट है हर एरिया में। तो उन्हें क्या, जैसे कि उत्तराखंड में उनके पास क्या है कि मेन, जैसे कि सपोज कारपेट कोई लोग बना रहे हैं, या कोई क्राफ्ट है, सपोज रिंगल आर्ट का काम कर रहे हैं या एपन का काम कर रहे हैं, तो उनके लिए उन्हें करा हुआ है। जैसे कि वुल वर्क है, वुल वर्क कर रहे हैं, या कारपेट का काम कर रहे हैं, नेचुरल फाइबर में काम कर रहे हैं, नेचुरल डाइज में काम कर रहे हैं। तो इन सब के लिए उन्हें क्या करा, वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। वर्कशॉप में क्या है, वो अलग अलग टाइप की डिजाइन को इंक्लूड करते हैं, जिसमें कि क्या है, एस्पिरेशन है, देन उसमें कॉम्बिनेशन का भी यूज भी कर रहे हैं। सपोज जैसे कि हम बोलते हैं एपन, एपन जो हमारी यहाँ की पारंपरिक लोक कला है, जिसमें कुमाऊं रीजन की, जिसमें कि वो क्या फ्लोर आर्ट है, जिसमें इनिशियली वो लोग क्या करते थे कि हमारे वहां के लोग उसमें गेरू और बिस्वार से एपन देके बनाते थे। तो उसके कुछ पर्टिकुलर मोटिव है, जैसे कि एपन और अलग अलग फंक्शंस में अलग अलग
प्रोग्राम में उनका हम एपन का प्रयोग करते हैं तो उसमें हर डिजाइन अलग अलग होती है। सपोज जनेऊ है, जनेऊ अलग होगी, या हमारे शिवाचन तो शिव पीठ अलग बनती है, अगर देवी की पीठ है वो अलग बनती है, सरस्वती पीठ अलग बनती है, नामकरण में अलग अलग बनता है। तो अलग अलग मोटिव्स होते हैं, तो उन मोटिव्स को लेकर अलग अलग टाइप की डिजाइन को हम क्रिएट करते हैं। तो जब हम उनको क्राफ्ट को हम किसी कपड़े में लेके आ रहे हैं या किसी डिजाइन, सपोज कि हमारा कोई भी एसेसरीज बना रहे हैं, उनमें उस डिजाइन को लेके आ रहे हैं, तो उसका हम थोड़ा बहुत एडेप्टेशन भी कर रहे हैं, मीन्स उसका मैनिपुलेशन कर रहे हैं। सपोज जैसे मैंने बताया कि हमारा एपन है वो लाल और सफेद कलर में होता है, लेकिन हम उसको कपड़े में लेके आ रहे हैं तो हम उसे कलर में चेंज कर रहे हैं। या कोई मोटिव है, सपोज जैसे एक सिंगल हम बात करते हैं कि उसमें एक स्वास्तिक बन के आ रहा है या खोड़ी बन के आ रही है, तो उसके डिजाइन में हम कुछ एडेप्टेशन कर सकते हैं, कुछ चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से चेंज करके मीन्स वो डिजाइन डेवलपमेंट की भी वर्कशॉप कराते हैं। तो उन सब वर्कशॉप करा के, मार्केटिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करा के उनको, और कहाँ कहाँ पे वो अपने चीजों को, प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, किसके माध्यम से कर सकते हैं और किनको कर सकते हैं, इन चीजों में वो हेल्प कर रही है। इस तरह से हमारा जो हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट काउंसिल है उत्तराखंड का, वो हमारे यहाँ के आर्टिजन्स को हेल्प कर रहा है, जिससे कि हमारी लोक कला भी एक तरह से सस्टेन रहे और लोगों की रोजी रोटी का साधन भी अच्छा हमारा बढ़ के आए। जी ज्योति जी, जैसे अभी आपने ऑनलाइन की बात की, तो हम देख रहे हैं कि कोरोना के टाइम से ऑनलाइन मार्केटिंग का बहुत ज्यादा प्रचलन बढ़ गया है। तो जो अभी हमारा हथकरघा और हस्तशिल्प परिषद है, क्या इसमें कुछ ऑनलाइन हम लोग को सुविधा मिलती है? हाँ, जैसे कि इन लोगों के अपने स्टोर्स हैं, अपना ने ब्रांड डेवलप करा है, हिमाद्री ब्रांड डेवलप करा हुआ है। पहले तो कि अपना ही सेल आउट के लिए कल फेयर लगाया करते थे, मेले लगाया करते थे अलग अलग जगहों में, लेकिन अब क्या इन्होंने अपना ब्रांड डेवलप करा है, हिमाद्री ब्रांड। तो ये इनको इस ब्रांड से सेल आउट कर रहा है अपने स्टोर्स में। लेकिन ऑनलाइन के लिए क्या है कि ऑनलाइन के लिए सारे प्रोडक्ट अभी तो नहीं आए हैं, लेकिन कुछ कुछ साइट्स में, सपोज जैसे कि हमारा फ्लिपकार्ट है, ये तुम्हारे कॉमन है, इनमें भी एज सच अवेलेबल नहीं है ये, लेकिन अपने ब्रांड के नेम से वो अलग अलग जगह पे उसको पब्लिसाइज कर रहे हैं और उसको आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। जी ज्योति जी, अब मुझे लगता है कि हमारे श्रोताओं को अब यह अंतर पता चल चुका होगा कि हथकरघा और हस्तशिल्प में क्या फर्क है, ऑनलाइन कैसे जो हमारी स्थानीय महिलाएं हैं अपने प्रोडक्ट को कैसे सेल कर सकती हैं, और कैसे गवर्नमेंट से भी इसमें हमें मदद मिल सकती है। धन्यवाद ज्योति जी। अब मैं चलूंगी पूजा भट्ट जी के पास। तो पूजा जी, जैसे आपको पता है कि हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में सामुदायिक रेडियो के माध्यम से। तो हम लोग देखते हैं कि कपड़ों के माध्यम से भी बहुत ज्यादा लैंगिक असमानता का सामना किया जाता है। तो जो फैशन का लैंगिक असमानता को दूर करने में क्या भूमिका रहती होगी, आपको क्या लगता है इसमें? हेलो हल्द्वानी के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने वाले हैं। तो इस संदर्भ में आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो हमारी फैशन इंडस्ट्री है, किस तरीके से जो महिलाएं फेस करती हैं लैंगिक असमानताएं कपड़ों के थ्रू, फैशन के थ्रू, उनको आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी सोसाइटी में कुछ नॉर्म सेट हैं, जैसा कि गर्ल्स के लिए पिंक, बॉयज के लिए ब्लू, या फिर आप कहेंगे कि गर्ल्स की ड्रेसेस हैं और बॉयज के सूट हैं। ये अवधारणा धीरे धीरे समाप्त होती हुई दिख रही है, क्योंकि जो फैशन इंडस्ट्री है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है इस लैंगिक असमानताओं को दूर करने में। क्योंकि जो कपड़े हैं या हमारा जो फैशन है, ये एक सामाजिक रूप से बनाई गई धारणा है, जिसे दिमाग से निकालना होगा कि लड़कों ने क्या पहनना है और लड़कियों ने क्या पहनना है। जैसा कि अभी लोगों को लगता है कि कपड़ों का भी जेंडर होता है, ऐसा नहीं है। जेंडर कपड़ों का नहीं होता है, जेंडर तो ये हमारी मानसिकता है जो हम बनाते हैं। तो कपड़ों के माध्यम से बहुत हद तक आज के समाज में इस असमानताओं को दूर करने के लिए बहुत प्रयास करे जा रहे हैं। पूजा जी, मेरा दूसरा सवाल है कि जैसे हम सामान्य शब्दों में अगर किसी को बताना चाहें कि कपड़ों के द्वारा लैंगिक असमानता कैसे बताई जाती है, तो इस बारे में आप क्या बोलेंगी? मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो जेंडर और जो फैशन है वो रिलेटेड हैं, क्योंकि देखिए जैसे जैसे हमारी सोसाइटी बदलती है वैसे ही वैसे लोगों की धारणा बदलती है। लोगों की धारणा बदलती है तो नॉर्म्स चेंज होते हैं, नॉर्म्स चेंज होते हैं तो उसी अकॉर्डिंग फैशन चेंज होता है, और फैशन चेंज होने पे जो लोगों का किसी चीज को परसीव करने का जो परसेप्शन है वो चेंज होता है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि मतलब सोसाइटी और हमारे जो फैशन है वो इंटर रिलेटेड ही है। जैसे आजकल अखबारों में बहुत जगह एक शब्द आता है जेंडर न्यूट्रल क्लोथिंग,
तो क्या कोई ऐसा ब्रांड है जो इसको प्रमोट करता है? मैं बताना चाहूंगी कि काफी ऐसे ब्रांड्स हैं जो जेंडर न्यूट्रल क्लोथिंग की ओर बढ़ रहे हैं। वैसे तो आजकल सभी ब्रांड्स ने इवन जेंडर न्यूट्रल क्लोथिंग का कंसेप्ट को अपना लिया है। जैसे कि हाल ही में जो जबोंग वेबसाइट है, उन्होंने अपना एक एड लॉन्च किया था। तो उनके उस एड में जो मेल है उसने गर्ल लाइक कॉस्ट्यूम पहना हुआ है। एग्जैक्टली गर्ल का नहीं, लेकिन गर्ल लाइक कॉस्ट्यूम पहना हुआ है, और वहीं फीमेल ने टर्बन वियर करा हुआ है। तो इस तरीके से, और उनका जो लोगो है उसमें यह है कि आप वो पहने जो आप बनना चाहते हैं। तो इस तरीके से सभी जो वेबसाइट्स हैं, ब्रांड्स हैं, आगे बढ़ते हुए जेंडर न्यूट्रल क्लोथिंग की ओर बढ़ रही हैं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक फैशन वेबसाइट है हु व्हाट वेयर, ये जेंडर न्यूट्रल क्लोथिंग को ही प्रमोट करती है। आप इस वेबसाइट को देखेंगे तो इसमें किसी भी ऐसे कपड़े नहीं है जो पर्टिकुलरली मेल के लिए हो या फीमेल के लिए हो। इस वेबसाइट में मिलने वाले कपड़े दोनों के होते हैं, वो उन्हें मेल भी पहन सकता है, फीमेल भी पहन सकते हैं। इस तरह की क्लोथिंग को वो प्रमोट कर रहे हैं। इसके अलावा 2018 में लैक्मे फैशन वीक में एक जेंडर बेंडर करके एक फैशन शो हुआ जिसमें इसी टाइप की क्लोथिंग को आगे प्रमोट करा गया है। और इसके अलावा भी H&M ब्रांड है जिन्होंने अपना 19 पीस यूनिसेक्स कॉस्ट्यूम लॉन्च करा जिसका नाम था डेनिम यूनाइटेड। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो इस मिथ से बाहर निकल रहे हैं कि औरतों के लिए क्या और आदमियों के लिए क्या। और इसी चेन में जैसे क्लार्क सोनिक है जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाता है, इन्होंने भी कुछ ऐसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं जो यूनिसेक्स है, उसमें मेल और फीमेल के लिए कोई भी ऐसा डिफरेंशिएशन नहीं है। और जो इसके अलावा भी जैसे लेवाइस का जो शोरूम है यूके में, उन्होंने अपने जो शोरूम्स हैं वहां से सेपरेटर्स को हटा दिया है, जैसे कि बॉय गर्ल ये सेक्शन हटा दिया है उन्होंने, और एक यूनिसेक्स क्लोथिंग की ओर एक नया इनिशिएटिव लिया है। जी पूजा जी, ये तो थी आजकल के जमाने की बात, क्योंकि मुझे लगता है कि अब काफी लोगों को पता चल चुका है कि लैंगिक असमानता दूर कैसे की जा सकती है। तो क्या पहले के लोग, जैसे अगर हम प्राचीन काल की बात करें, तो क्या उसमें भी जेंडर न्यूट्रलिटी क्लोथिंग ये सब था? अगर हम हिस्ट्री देखें तो हिस्ट्री में पहले तो क्लोथिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, बहुत पहले। और जब धीरे धीरे क्लोथिंग एग्जिस्टेंस में आई तो ये स्टार्ट हुई टैटूइंग से। तो जब टैटूइंग की जाती थी तो वो मेल और फीमेल नहीं करते थे, मतलब दोनों ही करते थे, उसमें कोई ऐसा डिफरेंशिएशन नहीं था। तो वो भी जेंडर न्यूट्रल ही कॉन्सेप्ट था। फिर धीरे धीरे आई कि शरीर ढकने की प्रथा आई, तब भी उस जमाने में भी मेल और फीमेल दोनों का ही जो उद्देश्य था वो सिर्फ अपने बॉडी को कवर करना था। तो उस वक्त भी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि मेल इस तरह से कवर करेंगे और फीमेल इस तरह से कवर करेंगी। तो प्राचीन काल में तो ऐसा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे हो सकता है जैसे जैसे लोग आगे बढ़ते गए, विकास होता गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, उसके थ्रू फिर धीरे धीरे डिफरेंशिएशन आता गया। तो जैसे अभी हमने बात की जेंडर न्यूट्रल क्लोथिंग क्या होती है और कौन कौन से ब्रांड है जिनको प्रमोट करते हैं, तो क्या कुछ ऐसे इंडियन डिजाइनर भी हैं जो इन क्लोथिंग्स को प्रमोट करते हैं? जी हाँ, इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे डिजाइनर्स हैं जिन्होंने इस ओर कदम बढ़ाया है। ये मैं शुरुआत करूंगी। मृगा कपाड़िया और अमृत कुमार का एक ब्रांड आता है, नॉर ब्लैक नॉर व्हाइट। तो जैसा कि आप ब्रांड नेम से ही समझ रहे हैं कि कोई डिफरेंस नहीं है मैन क्लोथिंग और फीमेल क्लोथिंग में। तो जो इनकी जो ब्रांड है ये बनाती है यूनिसेक्स सेपरेटर्स बनाती हैं ये। तो इसमें वो जो सेपरेटर्स होते हैं मेल और फीमेल दोनों के लिए सिमिलर होते हैं। उसके अलावा भी सुमिरन कबीर शर्मा है, इनका ब्रांड है अनाम करके। तो इस ब्रांड में भी जितने भी प्रोडक्ट्स मिलते हैं हमें वो भी जेंडर न्यूट्रल होते हैं, उसमें भी कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है मेल और फीमेल की क्लोथिंग को लेके। अनाम की जो ब्रांड है इन्होंने भी अपना जो कलेक्शन है लैक्मे फैशन वीक के 2018 में जेंडर बेंडर में शो किया था। इसका नाम था बहरूपिया। उन्होंने इस आर्ट के थ्रू, मतलब अपने कलेक्शन के थ्रू, ये जेंडर आइडेंटिटी को जो रिक्लेम करने की कोशिश करी है। और कुछ और ब्रांड्स हैं जैसे द पॉट प्लांट है और बोबो कोलकाता करके है आयुष्मान मित्रा का। ये जिनकी जो क्लोथिंग है वो भी आर्ट से इंस्पायर्ड है, क्योंकि आर्ट का कोई जेंडर नहीं होता है। तो इसलिए जो इनकी क्लोथिंग
के भी आप डिजाइन देखेंगे वो भी जेंडर न्यूट्रल ही है। तो पूजा जी धन्यवाद आपका, आपने हमें बताया कि जेंडर क्या है, जेंडर न्यूट्रल क्लोथिंग क्या है, और फैशन इंडस्ट्री में कौन कौन से ऐसे ब्रांड हैं, कौन कौन से ऐसे डिजाइनर है जो इसको प्रमोट करते हैं। तो मुझे लगता है कि आप दोनों के साथ बहुत अच्छी चर्चा थी। तो इसी चर्चा में मैं एक कॉमन सवाल लूंगी आप दोनों से कि जैसे पिछौड़ा जो हमारी पारंपरिक वेशभूषा का एक महत्वपूर्ण भाग है, तो आप दोनों को क्या लगता है कि समय के साथ इसमें क्या क्या बदलाव आया है? तो ज्योति जी आप इसमें क्या कहना चाहेंगी? हाँ, मैं कहना चाहूंगी कि जैसे पहले से कि पिछौड़ा हमारा पूरा हाथ से बनता था, पूरा मैनुअल प्रोसेस थी, जिसमें कि पहले से सिक्के को कपड़े में बांध के फिर उसमें कलर को डुबा के उससे बनाया करते थे, और जिसको हम बीच में खोड़ी बोलते हैं उसको हाथ से कहना चाहिए कि माचिस की तिल्ली को लेके उसमें रुई लगा के फिर उससे बनाते थे, डिजाइन को ड्रॉ करते। टोटली मैनुअल प्रोसेस होती थी और कपड़ा भी भारी हुआ करता था कॉटन का। अब क्या कि विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज और ओपिनियन, जो एडेप्टेशन का हम कॉन्सेप्ट बोलते हैं वो आ चुका है, जिसमें कि अब क्या टोटल प्रोसेस मैनुअल नहीं होके मशीनरी से है। मींस जो भी हमारे इसमें जो बूटादार डिजाइन बनती है, खोड़ी बनती है, वो सारी मशीन से बनती है, जिसमें कि स्क्रीन प्रिंटिंग का यूज हो रहा है, ब्लॉक प्रिंटिंग का यूज हो रहा है, और टोटली वो मशीन प्रोसेस है। जैसे अगर हम स्क्रीन प्रिंटिंग की बात करते हैं तो स्क्रीन में भी मशीन का यूज कर रहे हैं, और कपड़े में भी चेंज आ गया है, जैसे कि सिफॉन का यूज कर रहे हैं, लाइट वेट की हैवी ना हो, या लाइट कॉटन का यूज कर रहे हैं, और एजेस हैं, एजेस को अलग अलग टाइप की डेकोरेटिव फ्रिल्स का यूज कर रहे हैं उसमें, या लेसेस का यूज कर रहे हैं अलग अलग टाइप की डेकोरेटिव। तो ये चेंजेस में कपड़े में और डिजाइन में चेंज आने लग गया है, जिसकी एप्लीकेशन में, मतलब कि डिजाइन तो सेम है लेकिन एप्लीकेशन जो है हमारा मोटिव का और बनाने का तरीका है वो चेंज हो चुका है। और पूजा जी आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि ज्योति मैम ने बताया आपको कि बेसिक डिजाइन सेम है, बीच की जो खोड़ी है वो बिल्कुल सेम है, क्योंकि वो हमारी एक कह सकते हैं कि सांस्कृतिक धरोहर है, उन चीजों को वो डिपिक्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि जो हमारा जो खोड़ी का डिजाइन होता है उसमें जो भी जैसे शंख सूर्य बने हुए हैं वो हर चीज का एक अर्थ होता है। तो बीच का जो उसका खोड़ी है वो तो बिल्कुल सेम है, लेकिन चेंज हो गया है जैसे बनने की प्रोसेस में। पहले से हाथ से बनाया जाता था, मशीनों का उपयोग होने लगा है। पहले से नेचुरल डाइंग होती थी और अब जो कलर्स है वो सिंथेटिक हो गए हैं। हालांकि इसके पीछे कारण है कि नेचुरल डाइंग होती तो प्राकृतिक रंगों से है, लेकिन नेचुरल जो कलर होते हैं वो जल्दी निकल जाते हैं धूप से, धोने से। तो अभी जो हम सिंथेटिक कलर्स यूज करने लगे हैं वो पक्के रंग होते हैं। अब आप देखेंगे जो आपका हमारा जो पिछौड़ा होता है उसका जो कलर्स में ब्राइटनेस होती है, चमक होती है, और वो आसानी से न धूप में फेड होते हैं न धुलने से फेड होते हैं। इसके अलावा और जो एक कॉन्सेप्ट आ गया है हमारे उसमें, उसको इनहेंस करने का, फैब्रिक को इम्ब्लिश हम ज्यादा करने लगे हैं। अब पहले से सिर्फ प्रिंटिंग की जाती थी, अब क्या है प्रिंटिंग के अलावा उसमें आप कढ़ाई देख सकते हैं विभिन्न रंगों की, और उसमें मोती, चांद, सितारे, ये सब एडिशनल लगते हैं, जिससे कि वो जो पिछौड़ा है इसकी खूबसूरती को कई गुना बढ़ा देते हैं। तो ये जो बेसिक के अलावा जो एडिशनल चेंज हुए हैं ये हुए हैं हमारे सांस्कृतिक धरोहर पिछौड़े में, और इन चेंजेस ने हमारे पिछौड़े को एक नया आयाम ही दिया है और तो उसे और सुंदर बनाया है, और इस वजह से उसके आगे देश विदेशों में भी पहचान बनाई है उसने। धन्यवाद पूजा जी, धन्यवाद ज्योति जोशी जी। मुझे लगता है कि हम सभी श्रोताओं को बहुत अच्छे से पता चल गया होगा हथकरघा उद्योग के बारे में, हस्तशिल्प के बारे में, हमारे कुमावनी पिछौड़े में कैसे कैसे बदलाव आए हैं समय के साथ साथ। इसके साथ साथ हमने जाना कि जेंडर न्यूट्रल क्लोथिंग क्या होती है, फैशन इंडस्ट्री में इसके क्या मायने हैं, और कैसे जेंडर और फैशन रिलेटेड है। तो सभी श्रोताओं को एक बार फिर से हम सभी की ओर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं और बहुत सारी ढेर बधाइयां। तो हम लोग इस चर्चा का समापन कुछ पंक्तियों के साथ करना चाहेंगे। राहें हैं बहुत सामने, खुशी से आगे बढ़ो तुम, हाथ थामे मेहनत का, ना हार मानो परेशानियों से तुम।